के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड। 200 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाला बना पहला देश। पिछले वर्ष 16 जनवरी को टीकाकरण की हुई थी शुरुआत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 94वें स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत। कहा, पिछले 8 वर्षों में किसानों की आय में कई गुना हुई है वृद्धि। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों की आय बढ़ाने में की मदद। नैनो यूरिया से बदलेगी कृषि की स्थिति। नैनो यूरिया से किसानों का बचेगा समय और स्वास्थ्य भी रहेगा सुरक्षित। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर के स्वतंत्र निदेशक चंद्रभूषण पांडे ने कहा कि आने वाले दिनों में नैनो यूरिया से बदलेगी खेती की तस्वीर। बाढ़ से फसलों को पहुंचा है भारी नुकसान। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। गुजरात के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति। तेलंगाना में गोदावरी नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। असम में फसलों के नुकसान पर असम के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 200 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश बन गया है। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। देश में अब तक 200 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 25,59,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ किया गया था और सरकार कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान तेज गति से इस वक्त जारी है। भारत 200 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन चुका है। केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीका लगाने की गति को तेज करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भारत ने फिर रचा इतिहास। वैक्सीन के 200 करोड़ खुराक का विशेष आंकड़ा पार करने पर सभी भारतीयों को बधाई। उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने भारत के टीकाकरण अभियान को पैमाने और गति में अद्वितीय बनाने में योगदान दिया। इसने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण में 200 करोड़ का आंकड़ा पार किए जाने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हासिल की गई देश की इस उपलब्धि को सराहा है। नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया है। यह देश और देशवासियों के लिए गौरव की बात है। इतना मुश्किल लक्ष्य हमने मात्र 18 महीनों में हासिल कर लिया है। जहां विश्व में कई देश आज भी कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर न सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि दुनिया को एक नई दिशा भी दिखाई है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। साथ ही मैं इस महान कार्य को सफल बनाने में जुटे
हमारे सभी साथियों विशेषकर स्वास्थ्य और टीकाकरण कर्मियों को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कोविड टीकाकरण में 200 करोड़ टीकों का आंकड़ा पार किए जाने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये सफलता पीएम मोदी के नेतृत्व में संभव हो सकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये विशेष अभियान कोविड वैक्सीनेशन चला और उन्होंने लगातार इस बात को लेके प्रयास किए कि जहाँ नहीं पहुँच रहा है वो कैसे पहुँचाया जाए, चाहे वो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, ड्रोन का भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। मुझे लगता है एक नेतृत्व में एक ऐसी हमारे नेतृत्व की पहचान है कि कुछ भी अब असंभव नहीं है। भारत एक इतिहास रचने जा रहा है। ये सभी की एकजुटता का एक अनोखा अनुभव हम इतिहास के माध्यम से रचने जा रहे हैं। और एक समय था जब यूरिया की कालाबाजारी भी हुआ करती थी, किसानों को लंबी लाइनें लगानी भी पड़ती थी, यानी कि सरकारी सोसाइटी से यूरिया लेना किसानों के लिए चुनौती थी। पर अब समय बदल चुका है। नीम कोटेड यूरिया ने कालाबाजारी पर रोक लगा दी है। उसी तरह नैनो यूरिया के आने से किसानों के सामने यूरिया की कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ ही समय और सुरक्षा भी बढ़ेगी। नैनो यूरिया पर राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक से बात की हमारे संवाददाता संतोष चौधरी ने। किसानों की आय बढ़े, जमीन की गुणवत्ता सुधरे, इसको लेकर सरकार लगातार कई तरीके के प्रयास कर रही है और सरकार नैनो यूरिया भी लेकर आई है ताकि आने वाले दिनों में नैनो यूरिया के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके, उनका जो समय का प्रबंधन है वो कम किया जा सके। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर के स्वतंत्र प्रबंध निदेशक चंद्रभूषण पांडे जी हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में नैनो यूरिया कितना बदलाव लाएगी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से सरकार नैनो यूरिया लेकर आई है, आप कितना बड़ा बदलाव देखते हैं खासतौर से किसानों के जीवन में? देखिए, ऐतिहासिक दिन है जब ये नैनो यूरिया का आविष्कार इफ्को ने किया। और संतोष जी, मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने भी नैनो यूरिया का अपना प्लांट लगाने का निर्णय किया और सितंबर में हमने फैसला ले लिया है। हमने टेक्नोलॉजी भी उनसे ट्रांसफ़र कर ली है और हमारा प्लांट निर्माणाधीन है मुंबई में। हम 75,000 लीटर नैनो यूरिया प्रतिदिन बनाएंगे और आधा लीटर की 1.5 लाख बाटल हमारी कैपेसिटी पर डे की होगी। देखिए, नैनो यूरिया के माध्यम से जहां किसानों में आज उत्तर प्रदेश की जो बात स्पेशल संदर्भों में करें, पंजाब को देख लें, हरियाणा को देख लें, पश्चिम उत्तर प्रदेश विशेष रूप से, और ऐसे पूरा मैदानी भाग यूरिया का अनाप शनाप उपयोग हो रहा है और यूरिया की क्राइसिस भी रहती है। तीन परिस्थितियों में मैं मानता हूं कि नैनो यूरिया आने के बाद यूरिया का प्रबंधन आसान होगा। जहां आप एक बोरी ले जाना है वहां एक बोतल ले जाना है, और अतिरिक्त जो उपयोग होने से जो मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा था उसमें भी सहूलियत मिलेगी, और विशेष रूप से ड्रोन आदि के इस्तेमाल होने में भी इसको प्रयोग करना भी सरल होगा। तो एक क्रांतिकारी निर्णय है और मैं मानता हूं कि मोदी जी जिस तरह से किसानों की जिंदगी बदलने के लिए उसमें तकनीकी का समावेशन कर रहे हैं, यह बहुत सुखद है देश के लिए कि जब देश का प्रधानमंत्री पहली बार किसानों की जिंदगी में बदलाव के लिए डे बाय डे सोचता है, चाहे वो पीएम मानधन योजना की बात हो, चाहे मंडियों के आधुनिकीकरण की बात हो, चाहे फसलों के, तो मैं मानता हूं कि एक सुखद फैसला है। पहले यूरिया को लेकर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, रात रात भर किसान खड़ा रहता था, लाठी चार्ज होती थी। क्या आपको लगता है इन समस्याओं से अब निजात मिल जाएगी? बहुत सही सवाल आपने किया। हम लोग तो विशेष रूप से, मैं तो उत्तर प्रदेश का किसान परिवार से ही हूँ और हम लोगों ने तमाम बार लाइनें लगा के बोरियां इकट्ठा की है और उस समय लाठियां भी लोग खाते थे। मोदी जी के ने आने के बाद एक्चुअली मोदी जी जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, तो उन्होंने नीम कोटेड यूरिया की अवधारणा लेकर आए। नीम कोटेड यूरिया के आने के बाद जो यूरिया का दुरुपयोग होता था, इसकी तस्करी होती थी, उस पर विराम लग गया। और अब चूंकि नैनो यूरिया के आने के बाद स्वाभाविक है कि इसका परिवहन आसान होगा और ये जो जहाँ एक बोरी की जरूरत है वहाँ एक बोतल की जरूरत पड़ेगी, तो इसके आने के बाद लाइनें भी नहीं लगेंगी, लाठियाँ भी लोगों को नहीं खाना पड़ेगा। ऐसे भी लाइनें तो बंद हो गई हैं, आज भी बंद हो गई हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि आगे चलकर के इसकी सुलभता आसान होगी, परिवहन में व्यय कम आएगा, इस्तेमाल करना सरल होगा और अतिरिक्त यूरिया का जो इस्तेमाल होने से मिट्टी और पानी बीमार हो रहा था उस पर भी विराम लगेगा। एक अच्छा फैसला है। किसानों को कैसे जागरूक किया जाएगा, क्योंकि पहले हाथ से वो छिड़काव करते थे यूरिया का, लेकिन अब अगर केमिकल है तो क्या इसमें ड्रोन तकनीक भी मददगार साबित हो सकती है? निश्चित रूप से। जो लिक्विड, एक शब्द है अंग्रेजी में टॉप ड्रेसिंग, यूरिया का इस्तेमाल दो तरह से होता है। एक तो जब खेत में फसल की बुआई करते हैं तो उसमें सॉलिड रूप में बीज के साथ करते हैं,
लेकिन यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल जो है फसल के अंकुरण के बाद होता है। तो उसमें अभी तक हमारे यहाँ एक परंपरागत पद्धति थी कि यूरिया को छिड़कते थे टोकरी में लेके या बाल्टी में लेके, लेकिन जो लिक्विड यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की जाती है इसमें कम मात्रा की जरूरत पड़ती थी। तो बहुत से किसान उस समय उस यूरिया के दाने को पानी में घोलते थे फिर छिड़काव करते थे। लेकिन नैनो यूरिया के आने के बाद अब उनको घोलने की जरूरत नहीं है। इसी यूरिया को डाइल्यूट करके ड्रोन के माध्यम से अगर वो करते हैं तो बहुत कम समय में बहुत कम श्रम शक्ति के माध्यम से ढेर सारी फसलों को कवर किया जा सकता है। कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो जैविक खेती में अभी भी यूपी काफी पीछे। अगर हम पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो लगभग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान काफी पीछे है। कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस किसानों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है? देखिए, जैविक खेती ही टिकाऊ खेती का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर इस सभ्यता को बने रहना है, इस धरती के स्वास्थ्य को दीर्घकाल तक बनाए रखना है तो जैविक खेती एकमात्र विकल्प है। और हम सभी जानते हैं कि 1940 के पहले कोई रसायन इस धरती पर खेती में इस्तेमाल नहीं होता था। तो मोटा मोटा ये 20, 80, 82 सालों में धरती पूरी बर्बाद हो गई है। तो मोदी जी का भी अब उसमें आग्रह है, प्रधानमंत्री जिस विषय को सोचता है तो पूरा देश उधर चल पड़ता है। किसान भी समझदार है तो अब वो जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि इतनी बड़ी आबादी को पोषण भी देना है, तो इसमें फेज बाय फेज थोड़ा थोड़ा करके हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। तो ये थे राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर के स्वतंत्र प्रबंध निदेशक चंद्रभूषण पांडे जी, जिनका मानना है कि आने वाले दिनों में चाहे हम जैविक खेती की बात करें, प्राकृतिक खेती की बात है, ऋषि खेती की बात करें, इसकी तरफ किसानों को प्रेरित करना होगा, बढ़ना होगा, तभी जमीन को जो गुणवत्ता है और खासतौर से इंसानों को जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो पाएगा। संतोष चौधरी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 94वें स्थापना दिवस में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75,000 किसानों की जीवन यात्रा को ई-बुक के जरिए पेश किया। मौके पर डबलिंग फार्मर इनकम किताब का विमोचन भी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने ICAR स्थापना दिवस पर देश के प्रमुख वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों का सम्मानित भी किया। साथ ही कई किसानों से संवाद भी स्थापित किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में हरित क्रांति लाने, कृषि में निरंतर विकास और अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाई है। परिषद के 94वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय कृषि मंत्री, राज्य मंत्री के साथ केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने खेती किसानी को गति देने में अनुसंधान परिषद के योगदान की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने अनुसंधान के उन प्रयासों की भी तारीफ की जिसमें देश के 75,000 किसानों की जीवन यात्रा को ई-बुक में समेटा गया। केंद्रीय मंत्री ने डबलिंग फार्म इनकम किताब का विमोचन भी किया। मौके पर देश के 92 वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने 6 किसानों से संवाद भी स्थापित किए। आज भी देश की बड़ी आबादी किसानी पर निर्भर करती है और इसलिए इन 8 वर्षों में खेती को पुष्ट और प्रोत्साहित करने के लिए चौतरफा प्रयत्न हुआ है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने भी IACR की 93 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि परिषद की पहुंच पूरी दुनिया तक है। परिषद कई क्रांति की जनक है। आप लोगों ने देश में हरित क्रांति से लेकर व्हाइट रेवोल्यूशन से लेकर श्वेत क्रांति तक की कई क्रांतियां सर्जने का अपने वो इसमें आपका योगदान रहा है। उत्पादन के क्षेत्र में देश के सामने कई चुनौतियां हैं। दलहन, तिलहन और कपास के उत्पादन को गति देना है। ऐसे लक्ष्य की पूर्ति के लिए IACR का अनुसंधान उपयोगी साबित हुआ है, जिसे आगे बढ़ाना है और देश में कृषि पशुपालन को मुनाफे का जरिया बनाना है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करते हैं बारिश और बाढ़ की। देश के कई राज्यों में लोग इस समय बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं, पर दिल्ली NCR में हुई बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन पर असर पड़ा है। कई जगह नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई स्थानों पर सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कई राज्यों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से लोगों को राहत मिली। राष्ट्रीय राजधानी में अगले कुछ दिन सामान्य रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। महाराष्ट्र में बारिश के कारण नागपुर का कुराडी थर्मल पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। गुजरात के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है।
सूरत शहर में तापी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। तेलंगाना में गोदावरी नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। इस बीच राहत कार्यों में सेना भी शामिल हो गई है। गोदावरी के करीब 200 गांवों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिन तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने कहा है कि उत्तराखंड में 18 जुलाई को बारिश में बढ़ोतरी होगी। कई जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। 19-20 जुलाई को कुमाऊं क्षेत्र की कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। 18 जुलाई से जो रेनफॉल है उसमें बढ़ोतरी होगी। 18 तारीख में शुरुआत आप ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा एक्टिविटी है वो कुमाऊं रीजन में रहेगी और जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें थोड़ी एक्टिविटी कमती रहेगी। और एका दुक्का जगहों में उस दिन जो आप ये कह सकते हैं 18 को कुमाऊं क्षेत्र के जो पहाड़ी जनपद है, जिसमें कि जो है पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है या फिर हमारा जो नैनीताल और चंपावत है, उनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस भी मिलने की संभावना 18 को है। लेकिन जब आप 19 और 20 तारीख में जाएंगे तो जो रेनफॉल है उसमें काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा। राजस्थान में सेना और बीएसएफ कर्मियों ने श्रीगंगानगर में जल भराव प्रभावित क्षेत्र में बचाव अभियान चलाया। लगातार बारिश के चलते इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति से लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों ने पुंछ के गुलपुर इलाके में भारी बारिश से टूटे हुए घर को फिर से बनाने में परिवार की मदद की है। हम सर शुक्रगुजार हैं आर्मी के, तो जिन्होंने आके सर हमको टेंट प्रोवाइड किए, टेंट दिए, साथ में होके टेंट लगवाए। तो इन्होंने अपने हाथों से मलबा उठा के जगह बनाई सर, तो इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा और भूस्खलन होने के कारण श्रीखंड महादेव यात्रा प्रभावित हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने शनिवार को राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। राज्य सरकार राहत शिविरों और अन्य आश्रय स्थलों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को 3,800 रुपए देगी। मुख्यमंत्री ने उन छात्रों को बैंक खातों के माध्यम से 1,000 रुपए प्रदान किए जिनकी अध्ययन सामग्री बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई थी। हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया कि बाढ़ में 195 लोगों की जान चली गई है और 35 लोग अब भी लापता हैं। राज्य के 34 जिलों में 79 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 54,000 से अधिक मवेशी बाढ़ में बह गए हैं और 2,40,096 हेक्टेयर फसल और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार सभी प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बाढ़ प्रभावित लोगों को 16 अगस्त तक राहत पैकेज मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं मंडी भाव पर। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को अरहर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। वहीं बात इसकी आवक की करें तो 16 जुलाई को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में अरहर की आवक अधिक देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 15 जुलाई को अरहर का भाव था 5,000 रुपए। 16 जुलाई को उसके सौदों में 300 रुपए का उछाल आया और भाव 5,300 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही जसदड़ मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 जुलाई को अरहर का भाव था 5,500 रुपए। 16 जुलाई को उसके सौदे 250 रुपए लुढ़क कर 5,250 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 15 जुलाई को अरहर का भाव था 6,500 रुपए। 16 जुलाई को उसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,530 रुपए। वहीं राज्य की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में नरमी देखने को मिली। 15 जुलाई को यहाँ अरहर का भाव था 6,530 रुपए। 16 जुलाई को उसके सौदे 30 रुपए टूटकर 6,500 रुपए पर हुए। हालांकि रूरा मंडी में 15 जुलाई को अरहर का भाव था 5,500 रुपए। 16 जुलाई को उसके भाव में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 5,600 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है,
जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। शनिवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंची। बात लहसुन के भाव की करें तो 16 जुलाई को लहसुन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में लहसुन के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 15 जुलाई को लहसुन का भाव था 1,300 रुपए। 16 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,250 रुपए। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 15 जुलाई को यहाँ लहसुन का भाव रहा 4,000 रुपए। 16 जुलाई को उसके सौदे 1,000 रुपए लुढ़क कर 3,000 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 जुलाई को लहसुन 4,000 रुपए पर बिकी। बस्ती मंडी में 15 जुलाई को लहसुन का भाव रहा 3,550 रुपए। 16 जुलाई को उसके सौदे 10 रुपए टूटकर 3,540 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में लहसुन के भाव की बात करें तो आजमगढ़ मंडी में लहसुन का भाव रहा 3,540 रुपए। दादरी मंडी में भाव रहा 4,100 रुपए। बलरामपुर मंडी में लहसुन 3,200 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बहराइच मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 3,000 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। और खेती किसानी से हटकर नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन सोमवार की शाम दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारतीय उद्योग और शिक्षाविदों को शामिल करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की उपलब्धि पर बधाई दी है। संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने कहा कि 200 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन खुराक देने के लिए भारत को बधाई। ये देश की प्रतिबद्धता और चल रही महामारी के प्रभाव को कम करने के प्रयासों का एक और सबूत है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान 18 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव होने के कारण ये काफी महत्वपूर्ण सत्र होगा। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री ने जगदीप धनखड़ के उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बधाई दी। जम्मू कश्मीर के सामा में ग्रामीणों द्वारा एक ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। कल देर रात सांबा के मंगूचक गांव के ग्रामीणों ने पुलिस को इलाके में एक ड्रोन देखे जाने की दी थी सूचना। पुलिस उस क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रही है जहां ड्रोन देखा गया था। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।